हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से फिर से हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय जो मटेरियल कल्चर या जो आर्ट की स्थिति रही थी या कला की स्थिति रही थी उसके विषय में आप लोगों से बात करूंगी। मेरा प्रयास है इन वीडियोस के थ्रू कि जो स्टूडेंट्स हैं यूजी और पीजी के तथा जितने भी स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए मेरे ये वीडियोज़ मददगार साबित हों, क्योंकि मेरा ये प्रयास होता है कि इसमें जितने भी तथ्यों की मैं चर्चा करती हूँ उनमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने पूछे जा सकते हैं उनका भी समावेश इसमें कर सकूं। यदि हम आर्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के विषय में बात करते हैं तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय में जो कला की स्थिति रही थी वो काफ़ी उन्नत रही थी। पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे जो उस समय की मुद्राएं या हम कह सकते हैं जो मोहरें रही थी उसके विषय में आप लोगों से चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में अन्य जितनी मूर्तियां और अन्य जो सामग्री प्राप्त हुई हैं कला से संबंधित उसके विषय में चर्चा करूंगी। हड़प्पा सभ्यता में जब हम कला के संदर्भ में बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि इसमें दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति का बहुत ही महत्व है। इस मूर्ति में पुरुष को शॉल ओढ़े हुए दिखाया गया है या प्रदर्शित किया गया है। अगर हम शॉल पहनने के तरीके पे ध्यान दें तो हम यह देखते हैं कि बाएं कंधे के ऊपर से तथा दाहिने भुजा के नीचे शॉल को डाला गया है। अगर शॉल की बनावट को देखें तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि शॉल त्रिफुलिया नमूने से सुसज्जित है। दाढ़ी वाले पुरुष की शारीरिक संरचना से यह स्पष्ट होता है कि इस पुरुष की आंखें साधारण आंखों की तुलना में कुछ लंबी हैं तथा पूरी तरह से खुली हुई नहीं है, अर्थात आधी बंद है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह दाढ़ी वाला पुरुष किसी ध्यान में मग्न हो। पुरुष के होंठ बाहर की तरफ कुछ निकले हुए प्रतीत होते हैं। दोनों होंठों के बीच की रेखा गहरी खींची गई है। साथ ही साथ इस पुरुष की नाक काफी आकर्षक और सुंदर बनाई गई है। मूर्ति के पुरुष की दाढ़ी और मूंछ उभरी हुई दिखाई देती है। अगर हम इस पुरुष के कान की बात करें तो यह हमें सीप की भांति दिखाई देता है। उल्लेखनीय है कि कान के बीच में छिद्र किया गया है। अगर हम इस मूर्ति में प्रदर्शित पुरुष के केश सज्जा के विषय में बात करें तो हमें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि केश सज्जा में मांग को दो भागों में बांटा गया है। साथ ही साथ सिर के चारों तरफ एक सादा बुना हुआ फीता को बांधा गया है। इस मूर्ति में पुरुष अपनी दाहिनी भुजा पर एक बाजूबंद बांधे हुए है। अगर हम मूर्ति वाले इस दाढ़ी पुरुष के गले पर ध्यान दें तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि गले के चारों तरफ छोटे छोटे छेद बने हुए हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति गले में हार पहने हुए है। दाढ़ी रखने वाले पुरुष की मूर्ति को कुछ इतिहासकारों द्वारा पुजारी या पुजारी राजा के रूप में वर्णित किया गया है। दाढ़ी वाले पुरुष की इस मूर्ति में पहने गए शॉल से हमें इस बात का पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में कढ़ाई की हस्तकला प्रचलित रही होगी। दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इस मूर्ति का निर्माण स्टिएटाइट से हुआ है। कुछ इतिहासकार दाढ़ी वाले पुरुष की इस मूर्ति में ग्रीक शैली का एक हल्का स्पर्श देखते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी कहा गया है कि दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति से ऐसा प्रतीत होता है कि मेसोपोटामियन चेहरे की विशेषताएं और बाल को इसमें प्रदर्शित की गई हों। अगर हम शॉल की बात करें तो यह भी मेसोपोटामियन कला को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे जितने भी हम यहाँ बात कर रहे हैं इस पुरुष के संबंधित जो है यहाँ जानकारी मिलती है। एक तो इस समय ये पता चलता है कि उस समय की केश सज्जा कैसी रही थी। पुरुष जो है उस समय दाढ़ी रखते थे। साथ ही साथ ऊपर शरीर को ढकने के लिए शॉल का प्रयोग किया जाता था। उस समय में कढ़ाई की जाती थी, इसका भी साक्ष्य इस मूर्ति से प्राप्त होता है। और आभूषण पुरुषों के द्वारा पहना जाता था, यह भी हमें इस मूर्ति से पता चलता है। यहाँ यदि हम कला के क्षेत्र में और अधिक चर्चा करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता की कला के संदर्भ में पुरुषों की मूर्ति एक उल्लेखनीय स्थान रखती है। पुरुष धड़ की यह मूर्ति बलुआ पत्थर से निर्मित आकृति है, जिसमें हम देखते हैं कि मूर्ति के सिर और हथियारों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए
गर्दन और कंधे में छिद्र बनाया गया है। धड़ की ललाट मुद्रा को मूर्ति बनाते समय जानबूझकर अपनाया गया है। इस पुरुष धड़ की मूर्ति के कंधे अच्छी तरह से खुदे हुए हैं। अगर हम इस मूर्ति के पेट को देखें तो पेट थोड़ा उभरा हुआ है। इतिहासकार इसे 2000 साल पुरानी गंधार शैली के समकक्ष बताते हैं। यह पुरुष धड़ हड़प्पा में पाया गया है। इस पुरुष धड़ के पैर टूटे हुए हैं। जिस पुरुष धड़ की विशेषता की यहाँ हम बात करें तो इसमें काफी नक्काशीदार इसे बनाया गया है। आगे यहाँ पे यदि और हम बात करते हैं, अन्य जितनी भी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं उनमें नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति या डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हड़प्पा सभ्यता के कला को प्रदर्शित करने वाली यह 4 इंच की कांस्य की मूर्ति जो नृत्य करती हुई लड़की की प्राप्त हुई है, ये उल्लेखनीय है, जिसे मोहनजोदड़ो के उत्खनन में प्राप्त किया गया है। इस लड़की के बाल एक गोखरू में बंधे हुए हैं। इस लड़की के बाईं भुजा चूड़ियों से ढकी हुई हैं। चूड़ियां इस तरह से प्रतीत होती हैं जैसे अभी के समय में राजस्थान में महिलाएं चूड़ियां पहनती हैं, उसी प्रकार से इस मूर्ति में भी दर्शाया गया है। दाहिने भाग में एक कंगन, एक ताबीज या चूड़ी पहने हुए दिखाया गया है। अगर मूर्ति के गले की बात करें तो गले में एक कौड़ी का हार पहने हुए है। मूर्ति का दाहिना हाथ उसके कूल्हे पर है तथा बायां हाथ अकड़ा हुआ है या मुड़ा हुआ है। पैरों पर ध्यान दिया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह बहुत ही सामान्य तरीके से पैरों के सहायता से आराम कर रही है। लड़की की इस मुद्रा को त्रिभंगा मुद्रा कहा गया है। इस मूर्ति में शारीरिक दृढ़ता की भी झलक मिलती है। इस मूर्ति से इतिहासकारों के द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में संगीत एवं नृत्य कला की उन्नत स्थिति विद्यमान रही होगी। इस मूर्ति में प्रदर्शित लड़की की आंखें काफी बड़ी और नाक चपटी है। यहाँ पे यदि हम बात करें इस डांसिंग गर्ल की जो स्टैचू की, तो इसमें एक विशेषता दिखाई देती है कि जो अधिकांशतः जो हाथ की लंबाई होती है उससे कहीं अधिक इसमें दिखाया गया है। वो शायद इसलिए कि जो नृत्य करती हुई जो भंगिमा है या मुद्राएं उसे दर्शाने के लिए मूर्तिकार के द्वारा ऐसा किया गया होगा। दूसरा एक और स्पेशलिटी जो है इस डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति की, वो ये है कि इसमें जो पॉलिश है वो आज भी बनी हुई है और ये उस समय के उन्नत जो टेक्नोलॉजी है या प्रौद्योगिकी की पॉलिशिंग के क्षेत्र में उसे भी दर्शाने का कार्य ये मूर्ति करता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो मदर गॉडेस का या देवी माँ का जो मूर्ति मिला है, ये भी यहाँ हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो में पाई गई है। इस मूर्ति में दिखाई गई आकृति के गले में हार सुशोभित है। साथ ही साथ इसे एक लुंगी जैसे आकार के कपड़े और एक कमरबंद पहने हुए दिखाया गया है। इस मूर्ति के सिर पर पंखे का आकार के एक मुकुट है जिसमें हर तरफ एक कप की आकृति बनी हुई है। मूर्ति में वर्णित आकृति की आंखें और घुमावदार नाक दिखाया गया है। मदर गॉडेस का यहाँ पे कौन सी माँ का या देवी का पूजा होता था ये तो क्लियरली नहीं पता है, पर हाँ ये जरूर है कि मदर गॉडेस की पूजा होती थी, क्योंकि इसकी जो नाभि है उससे एक छोटी सी टहनी को निकलता हुआ भी दिखाया गया है, जिससे कि पता चलता है कि यह फर्टिलिटी के लिए या जो है उस समय जो उपज होती थी उससे बढ़ाने के लिए इनकी पूजा की जाती हो। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें कला के क्षेत्र में अन्य जितने भी रही हैं मूर्तियां उनमें बैल भी आता है। मोहनजोदड़ो से बैल की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इस मूर्ति में बैल के गुस्से को काफी आकर्षक ढंग से व्यक्त किया गया है। इसमें बैल को खड़ा दिखाया गया है। बैल का सिर दाहिनी ओर मुड़ा हुआ है तथा उसके गर्दन के चारों ओर एक नाल बंधा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें कला के क्षेत्र में जितनी भी उस समय में विकास हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो उसमें टेराकोटा की मूर्तियां भी आती हैं। पकाए गए मिट्टी से टेराकोटा की मूर्तियां बनाई जाती थीं। अधिकांश ऐसी मूर्तियां गुजरात और कालीबंगा के उत्खनन में प्राप्त हुई हैं।
यहाँ पर हम यह देखते हैं कि प्राचीन विश्व में टेराकोटा की मूर्तियाँ बहुत अधिक लोकप्रिय रही थीं और एक कारण है कि हड़प्पा सभ्यता भी इसका अपवाद नहीं रहा था। हड़प्पा सभ्यता में काफ़ी बड़ी मात्रा में टेराकोटा सील और मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिसमें खिलौनों से लेकर पंछी और पक्षियों से लेकर देवी देवताओं तक की मूर्तियाँ शामिल हैं। हम इन मूर्तियों को देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सिंधु सभ्यता में प्राप्त पत्थर और कांसे की मूर्तियों की तुलना में टेराकोटा की मूर्तियों की बनावट अच्छी नहीं है। यहाँ पे यदि हम बात करें कि मुख्य रूप से जो अन्य प्रतिमाएं या मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, तो हम देखते हैं कि सिंधु घाटी की मूर्तियों में मुख्य रूप से मातृ देवी की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। अगर हम इस मातृ देवी की मूर्ति की तुलना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई मातृ देवी की मूर्तियों से करें तो इसमें काफ़ी अंतर दिखाई देता है। अगर हम टेराकोटा की प्राप्त मूर्तियों को देखें तो हमें यह पता चलता है कि मूर्तियों में दाढ़ी मूछ वाले पुरुष की छोटी छोटी मूर्तियां हैं, जिनमें इस पुरुष के बाल गुथे हुए हैं तथा यह पुरुष सीधे खड़े हुए हैं और इनकी भुजाएं शरीर के समानांतर लटकी हुई हैं। टेराकोटा से निर्मित एक सिंग वाले देवता का मुखौटा भी प्राप्त हुआ है। टेराकोटा से निर्मित खिलौने, पहिएदार गाड़ियां, चक्के, पक्षियों की आकृति भी प्राप्त हुई हैं। टेराकोटा की मूर्तियों में उल्लेखनीय विशेषता यह भी है कि टेराकोटा से बनी मानव मूर्तियां ठोस हैं, वहीं टेराकोटा से बनाई गई पशुओं की मूर्तियां अंदर से खोखली हैं। अधिकतर टेराकोटा से निर्मित मूर्तियां हाथों से बनाई गई हैं, यद्यपि कुछ मूर्तियों का निर्माण सांचे में भी ढाल कर किया गया है। जल जंतुओं में मगर, कछुआ और मछली की टेराकोटा की मूर्तियां हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। टेराकोटा की मूर्तियों में स्त्रियों की तुलना में पुरुष की मूर्तियां अधिक प्राप्त हुई हैं। रंगनाथ राव ने लोथल से 2 गाय की टेराकोटा की मूर्तियां प्राप्त होने का उल्लेख किया है। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में टेराकोटा निर्मित गाय की कोई मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। मोहनजोदड़ो से घोड़े की टेराकोटा की मूर्ति प्राप्त हुई है। कुछ टेराकोटा की मूर्तियां अर्धमानव आकृति में भी निर्मित हुई हैं। अगर हम पशु पक्षियों की बात करें तो टेराकोटा की मूर्तियों में भेड़, बकरी, भैंस, बैल, सुअर, बाघ, भालू, गेंडा, बंदर, तोता, मोर, बतख तथा कबूतर की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। साथ ही साथ ठेला गाड़ी और बैलगाड़ी की टेराकोटा की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अन्य जो हम कला के क्षेत्र में जितने भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनकी बात करें तो इनमें पॉटरी या मृद भांड महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हड़प्पा सभ्यता में हम प्राप्त मृद भांड को 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला सादे मृद भांड और दूसरा चित्रित मृद भांड। चित्रित मृद भांड को लाल काले मृद भांड के रूप में वर्णित किया गया है। मृद भांड में पक्षी, पशु, वृक्ष की आकृतियों के साथ साथ ज्यामितीय प्रारूप चित्र को प्रदर्शित किया गया है। अगर हमें मिट्टी के बर्तनों की बनावट पर ध्यान दें तो हम यह स्पष्ट हो जाता है हमें कि सिंधु घाटी में पाए गए अधिकांश मिट्टी के बर्तन कुम्हार की चाक पर बनाए गए बर्तन हैं। इनमें अधिकांश बर्तन पर रंग नहीं किया गया है। अगर हम बिना रंग किए गए सारे बर्तनों को देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सारे बर्तन साधारण लाल चिकनी मिट्टी से बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ बर्तनों पर सुंदर लाल या स्लेटी लेप भी लगाया गया है। कुछ काले रंगीन बर्तनों पर लाल रंग की एक लेप लगाई गई है, जिस पर चमकीले काले रंग से ज्यामितीय आकृतियां और पशुओं की आकृति बनाई गई है। मृदभांडों में हमें बहुरंगी मृदभांड बहुत कम प्राप्त हुए हैं। बहुरंगी मृदभांड में छोटे छोटे कलश हैं, जिन्हें लाल, हरे, काले, सफेद, पीले रंगों से ज्यामितीय आकृतियां बनाई गई हैं। हम प्राप्त मृदभांडों में चित्रित पात्रों को देखें तो हमें यह जानकारी मिलती है कि चित्रित पात्रों में बर्तन के नीचे एक बड़ा छिद्र किया गया था तथा बर्तन के बाकी दीवार पर सभी जगह छोटे छोटे छेद बनाए गए थे। इतिहासकारों का अनुमान है कि संभवतः इन बर्तनों की सहायता से
छानने का काम किया जाता होगा। यदि हम कला के क्षेत्र में विकास की बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो उनमें आभूषण भी आता है। हड़प्पा सभ्यता में कला के रूप में हमें आभूषणों के प्रयोग की भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा सभ्यता में लोगों के द्वारा मूल्यवान धातुओं और रत्नों से लेकर हड्डियों और पकी हुई मिट्टी से आभूषण बनाए जाने की भी साक्ष्य हमें प्राप्त होती है। हड़प्पा सभ्यता में स्त्री पुरुष इन दोनों के द्वारा अंगूठियों और बाजूबंद पहने जाते थे और महिलाओं के द्वारा मुख्य रूप से कमरधनी, झुमके और पायल पहने जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि हरियाणा में फरमाना के पुरातत्व स्थल पर उत्खनन में कब्रिस्तान मिला है, जहां यह देखा गया है कि शव दफनाते समय उन्हें गहनों के साथ दफनाया जाता था। मोहनजोदड़ो और लोथल से हमें बड़े पैमाने पर ऐसे गहने प्राप्त हुए हैं जिनमें सोने तथा कीमती नगों का प्रयोग किया गया है। अगर हम मनके की बात करें तो नीलम, स्टेटाइट, कनीनियल, क्वार्ट्जाइट से इनका निर्माण किया जाता था। इतिहासकारों का अनुमान है कि हड़प्पा सभ्यता में लोग बड़े पैमाने पर मनके का प्रयोग किया करते थे। इस बात के साक्ष्य में हुए चनुदड़ो और लोथल में प्राप्त कारखानों का साक्ष्य भी यहाँ पे इसके विषय में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। चनुदड़ो के उत्खनन में मनके निर्मित करने वाली दुकान का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। यहाँ पे यदि हम आभूषणों के विषय में बात करें तो आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा ही पहना जाता था और यहाँ पे जो धातुओं का प्रयोग किया जाता था ज्वेलरी बनाने के लिए, उनमें न सिर्फ मूल्यवान पत्थर बल्कि हम देखते हैं कि उस समय में जो बीड्स थे या हम जो सीप मिलता है समुद्र के नीचे से, उससे भी निर्मित या कॉर्न शेल्स जो होते हैं उससे निर्मित आभूषण भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम ताम्र पट्टिकाओं के विषय में बात करें तो हम यह देखते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन में ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं, जिनमें एक तरफ सैंधव लिपि में मुद्रा लेख उत्कीर्ण है, दूसरी तरफ मछली, मृग, बकरी, मगर जैसे चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं। यहाँ पे जो ये ताम्र पट्टिकाएं हैं इनका भी बहुत अधिक इम्पोर्टेंस हो जाता है, क्योंकि हमें उस समय के सामाजिक और आर्थिक स्थिति के विषय में भी इनसे जानकारी प्राप्त होती है। जितने भी यहाँ पे हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कला के क्षेत्र में, उनसे एक तथ्य हमारे समक्ष ये जरूर आता है कि उस समय में जितनी भी मूर्तियों का निर्माण होता था या मोहरों का निर्माण होता था, वो उस हड़प्पन सिविलाइजेशन के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति को दर्शाने का कार्य तो करता ही है, साथ ही साथ हमें यह भी बताता है कि इतनी प्राचीन सभ्यता होने के बावजूद कला के क्षेत्र में उस समय विकास हुआ था। प्रौद्योगिकी से लोग परिचित थे, किस प्रकार से कौन से औजारों का प्रयोग किया जाना है और मूर्तियों का निर्माण किस आधार पर किया जाना है, इसकी भी जानकारी लोगों को रही थी। जिस प्रकार से ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ द डांसिंग गर्ल जो मिला है, उससे हमें उस समय के टेक्नोलॉजी के उन्नत अवस्था के विषय में जानकारी मिलती है। न सिर्फ हमें जैसे आभूषण हैं, वो जितने भी हम कह सकते हैं कि जो मूल्यवान पत्थर है उन्हीं में नहीं, बल्कि जितने भी हम कह सकते हैं मिट्टी से बने हुए या कॉर्न शेल से या जो बीड्स होते हैं उनसे बने हुए, मोतियों से बने हुए भी ज्वेलरी जो है वो प्राप्त हमें हुए हैं। उस समय की जितनी भी मूर्तियां बनाई गई हैं वो बहुत अधिक, हम नहीं कह सकते हैं कि वो जो नक्काशी है उसमें बहुत क्लियर नहीं है, परंतु हाँ इतना जरूर कहा जा सकता है कि उस समय बहुत सारे ऐसे छोटी मूर्तियां, या हम कह सकते हैं जैसे छोटा कार्ड जो मिला है या एक पोल पे बंदर को जो दिखाया गया है, ये बताता है कि खिलौनों का भी निर्माण उस समय में होता था और खिलौनों के क्षेत्र में भी या उसका विकास हम कह सकते हैं उसके निर्माण में वो हो चुका था। हड़प्पन सिविलाइजेशन न सिर्फ अपने टाउन प्लानिंग के लिए याद किया जाता है, बल्कि उस समय का जो मटेरियल कल्चर रहा था या कला के क्षेत्र में विकास हुआ था, उसके लिए भी हड़प्पन सिविलाइजेशन को याद किया जाता है। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरे ये दोनों वीडियोस
जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के कला से संबंधित रहे हैं आप लोगों को पसंद आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। इसी प्रकार मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।